बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज शो के आगाज़ में अमूमन ना वो डिस्क्लेमर चलाते होते हैं। जब मैं पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ नाजरीन और हाजरीन, अगर मैं ऑन एयर मुझे कुछ गले में खराश या खांसी हो तो पहले से इदारा माजरत खाएँ, क्योंकि आपको पता है मैं लाहौर में रहती हूँ और लाहौर में स्मॉग बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त जितने भी लोग लाहौर में रहते हैं बहुत मसला है जी उनके लिए, क्योंकि स्मॉग दिन ब दिन जो कह लें उसकी हालत या उसकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको रोज़ बताते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं कोशिश कर रही हूँ रोज़ बात करूँ कि जी कि स्मॉग बहुत ज़्यादा है, एहतियात करें। अगर आप गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकल रहे हैं तो अवॉइड करें। काम पे जा रहे हैं, चूँकि बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, वो तो मैं उस बात के लिए तो इतना ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन चूँकि बहुत सारे मर्द हजरात ऑफिस जाते हैं, ख़वातीन जाती है। इवन इफ़ यू आर गोइंग इन अ कार और मे बी अ मोटरसाइकिल, तो आप दोनों सिचुएशंस में मास्क का इस्तेमाल करें। कुछ भी हो एहतियाती तदाबीर को ज़रूर इख्तियार करें, क्योंकि आपको नहीं अंदाज़ा कि जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं या आपकी बॉडी के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदेह है। सो बी केयरफुल एवरीवन। और इसके साथ साथ जी आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम क्रिकेट पे बात करें। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया से जब हम जीते हैं तो वो भी हमने डिस्कशन की थी, लेकिन आज जो हमारा क्रिकेट का टॉपिक है वो डिप्लोमेसी के हवाले से करेंगे। जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट करने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक अहम इशू के लिए एक मौजूद जो ज़ेर बहस है वो है कि भारत अपनी क्रिकेट टीम को इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान भेजने से गुरेज कर रहा है। लेकिन एक जानब तो भारतीय टीम की पूरी तवज्जो इस चैम्पियंस ट्रॉफी पर है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि इसका होस्ट है तो वो अवॉइड क्यों करना चाहते हैं, क्या वजूहात है। दूसरी जानब अगर हम पीसीबी की बात करें तो भारत की अदम शिरकत की सूरत में जो माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है और मुतबादिल टीम्स को मदऊ करने के हवाले से भी बात की जा रही है। ऑब्वियसली पाकिस्तान हो या इंडिया हो, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि हम कहते हैं एक सेंटिमेंट है जो दोनों नेशंस को जो कह लें बहुत ज़्यादा हम क्रिकेट लविंग नेशंस हैं। वैसे तो दुनिया भर में क्रिकेट को पसंद किया जाता है, लेकिन हम अपने इन दो ममालिक की बात करें तो हमें जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है जो उसका एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, वो अपनी जगह, लेकिन ये टीम्स को ना भेजना और ये जो मामले को सियासी करना, ये बड़ा अजीब व गरीब सी सूरत हाल बन जाती है। और हमने माजी में भी देखा है कि हम भारत के साथ किसी बड़े इवेंट के अलावा कोई सीरीज़ प्लान नहीं कर सकते, कोई सीरीज़ खेल नहीं सकते। उसकी बहुत सारी वजूहत है। भारतीय मीडिया जी क्रिकेट डिप्लोमेसी में क्या किरदार अदा कर सकता है, क्या कहता है, इस पर आज हमने बड़े पर्टिनेंट गेस्ट को मदऊ किया। लेकिन उससे पहले हमारे चूँकि नुमाइंदे शकील खटक, चूँकि ये पूरा जो एक कंट्रोवर्सी कह लें जब मौजू है, ज़ेर बहस है, उस पर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, आपको वो दिखाते हैं और फिर अपने गेस्ट का तारुफ कराते हैं। तो ये जी सूरत हाल है इस वक्त। जो इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अमित शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद और सलाम आप सभी व्यूअर्स को जो ये प्रोग्राम देखें। बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की अमित शाह। आपको चूँकि हम इस वक्त, मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हमारे दोनों मुल्कों के अंदर लोग क्रिकेट को लेके बड़े सेंटिमेंटल भी हैं, बड़े पैशनेट भी हैं और हम क्रिकेट से बड़ा प्यार करते हैं। और इवन हमारे आपके जो इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में बहुत लोग उनको पसंद करते हैं और आई एम श्योर कि इंडिया में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग अपनी जगह पे मौजूद है। और एज ए नेशन हम चाहते हैं कि ये दोनों टीम्स खेलें, आपस में एक अच्छी सीरीज़ खेलें। और ये इतना बड़ा इवेंट है, इसमें किसी एक टीम का भी ना होना ये कोई अच्छा साइन नहीं है क्रिकेट के लिए। तो थोड़ा सा हमें वजूहात को हाईलाइट कीजिएगा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपके सोर्सेज के मुताबिक क्या सूरत हाल है जी? जी देखें, सबसे पहली बात तो मैं कह दूं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा जो इवेंट है वो इंडिया पाकिस्तान है। आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान चाहे मुकाबला कहीं भी हो रहा हो, क्रिकेट का मुकाबला नहीं, मैं हॉकी का मुकाबला भी कहूंगा, क्योंकि कई ऐसी स्पोर्ट्स हैं जहां हम खेलते रहते हैं। क्रिकेट को मैं थोड़ा दरकिनार कर दूं, मैं ओलंपिक में अगर जेवलिन थ्रो की बात करूं तो वो जो इवेंट होता है जहां इंडियन और पाकिस्तानी एक साथ भिड़ते हैं मेडल के लिए, वो पर्टिकुलर मोमेंट भी जो है वो उसकी जो टीआरपी होती है कई हाई होती है। तो ये तो
बिल्कुल उसमें शक व शुबा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान जहां भी किसी भी स्पोर्ट्स में खेले, आपको जो है वो टीआरपी मिलनी है। बात रही यहाँ क्रिकेट की, तो शुरू से जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ये एक रवैया रहा है, क्योंकि जहां पाकिस्तान से खेलने की बात आती है, अगर जहां पाकिस्तान जाने की बात आती है, वहां पर जो है वो सियासी मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के इशारे पर ही जो है वो पाकिस्तान का जो मैटर होगा वही वो बात मानती है। और जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट जो हिदायत देती है, उन्हें जो इंस्ट्रक्शन देती है, उसी के आधार पर जो है वो वहां पर फैसले लिए जाते हैं। आप देखें कि जिस तरीके से मुंबई में अटैक हुए थे लगभग 2008 के दौरान, उसके बाद जो है वो और उसके अलावा भी कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो मामला आता रहा है, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैंड ले लिया है कि पाकिस्तान का वो दौरा नहीं करेगी। हालांकि ये एक सियासी मसला है, इस पे हम जर्नलिस्ट ज्यादा जो है वो बात नहीं कर सकते, लेकिन अमूमन ऐसी भी कभी भी बातें आती रही हैं कि जब भी हम आईसीसी टूर्नामेंट या एशिया कप में कहीं ना कहीं खेलते हैं, उस टूर्नामेंट का पूरा जो बड़ा रेवेन्यू है वो इंडिया पाकिस्तान मैच पे ही जो है वो डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान में, अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, तो उसमें इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेल ले, क्योंकि इंडिया के अच्छा दो नहीं तीन मैच अमित सर, देखिए सिक्योरिटी इशू जाहिर है सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हमारे पास इंग्लैंड आ रही है, हमारे यहाँ भी टेररिज्म का मसला रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर रहा है, पाकिस्तान ने भी टेररिज्म से एक बहुत अरसे तक फाइट किया है। और इवन जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, उसके बाद जो पाकिस्तानी जो क्रिकेट है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ था। और अब जिस लेवल के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको लेकर आया है जिन एफर्ट्स के साथ, और अब बड़ी से बड़ी टीम भी आ रही है, इंग्लैंड हो ऑस्ट्रेलिया हो, हर टीम आकर पाकिस्तान खेल रही है। सो सिर्फ भारत का सिक्योरिटी कंसर्न होना, और चूंकि एक इवेंट है, हम कोई बायलैटरल सीरीज की बात नहीं कर रहे, ये हम एक चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हाइब्रिड मॉडल तो फिर ऐसे तो हम कभी भी नहीं खेल पाएंगे। और क्रिकेट बोर्ड कब तक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता रहेगा जी कि हम हाइब्रिड मॉडल या एक न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेल लें? देखिए, हम भी चाहते हैं कि जो आपने मसला उठाया ये काफी वाजिब है, हम भी चाहते हैं कि इस इशू को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, लेकिन दोनों ओर से जो सियासी मामले हैं ना, मैंने एक फिल्म देखी थी, वो फिल्म थी अय्यारी, आपने शायद देखी होगी। मनोज बाजपेयी जो हमारे बड़े एक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म में एक डायलॉग कहा था कि जिस मसले से दोनों ही मुल्क का अगर फायदा होता हो ना, वो मसला बंद नहीं करते, उसे जारी रखते हैं। मुझे लगता है ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये जो कश्मीर का जो मामला है, मेरे हिसाब से दोनों ही मुल्कों की सियासी चीजों को फायदा हो रहा है, इस वजह से इसको जारी रखा गया इतने सालों के बाद भी, और जिसका खामियाजा क्रिकेट को भुगतना पड़ता है। मैं कहूंगा कहीं ना कहीं ये गलत जरूर है, लेकिन देखिए, देश की सिक्योरिटी सबसे बड़ी होती है, मुल्क की सिक्योरिटी सबसे बड़ी होती है, उसके परे कोई भी चीजें नहीं होती। हम साफ ही लोग हैं, हम केवल ये उम्मीद करेंगे कि ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो। इस मामले को खत्म होने के लिए दोनों ही सियासी जो आला वजीर आला है, उनको बैठ करके इस मामले में कोई ठोस जो है वो निर्णय लेना होगा, ठोस कोई बात पर आना होगा, तो ही ये आगे चल के ये चीजें मुकम्मल हो पाएगी। नहीं तो फिर ऐसे ही होता रहेगा कि आप हाइब्रिड मॉडल पे खेल लें, या तो पाकिस्तान इंडिया में आ जाए, लेकिन इंडिया तो पाकिस्तान जाने से रहा। ठीक हो गया, इंडिया पाकिस्तान, ये वैसे बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। पाकिस्तान वैसे हम बड़े वेलकमिंग है, हम बड़ा अच्छे खातिर तवाज़ो करते हैं अमित साहब, ये तो मानना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर चाहे आपके जितने मर्जी प्लेयर्स हैं, हमारी फैन फॉलोइंग उतनी ही है जितना मुझे लगता है इंडिया में उनको पसंद किया जाता है। सो आई डोंट थिंक कि वही बात है कि ये जब तक सियासत या पॉलिटिकल फैक्टर इस सारे सिनेरियो के अंदर मौजूद रहेगा, हम इसी तरह से आए रोज ये डिस्कशन करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता, हम आपस में कोई सीरीज नहीं खेल सकते, इवन बड़े बड़े इवेंट्स की बात करें। अब चूंकि हम होस्ट कर रहे हैं तो हमें ज़रा ज़्यादा हम जज्बाती हैं इस मामले को लेके कि जी अगर हम होस्ट कर रहे हैं तो जब सारी टीम्स आ सकती हैं, देन व्हाई नॉट इंडिया। तो हर बार ये वाला जो फैक्टर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मुकम्मल तौर पे जब हम इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है इंडिया के माइंड में या इंडियन क्रिकेट बोर्ड के माइंड में भी कोई चीज़ होगी। सिक्योरिटी कंसर्न्स को आप साइड पे रखें, कौन से और आपको लगता है ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये रिलक्टेंट हैं कि जी हम जाकर नहीं खेलेंगे? जी देखिए, इंडियन खिलाड़ी जो इंडियन प्लेयर्स हैं,
उनका शुरू से एक रवैया रहा है, चाहे वो पुराने जो प्लेयर्स है 2004-2006। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने पहले ही सवाल की शुरुआत पे बात करी कि पाकिस्तान सबसे अच्छा होस्ट है, या इसका गवाह खुद मैं रहा हूँ। मैं 2 मरतबा पाकिस्तान आया हूँ, वाओ तो मुझे आइडिया है कि पाकिस्तान आर द दिस कम्युनिटी आर द परफेक्ट होस्ट। और किसी मुल्क में पाकिस्तान से अच्छा मेहमान नवाजी कोई करना नहीं जानता। क्या बात। तो ये बात पे तो मैं कायम हूँ। दूसरी बात ये कि प्लेयर्स जो है वो हमेशा से खेलना पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए वर्ल्ड की बिगेस्ट राइवलरी है, कौन नहीं खेलना चाहेगा। और दोनों ही मुल्कों के पुराने टेस्ट प्लेयर्स ने ये बात कही है कि टेस्ट सीरीज जो है ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पे भी हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमें खेलना चाहिए क्योंकि एक स्पोर्ट्स है। आप देखिए हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आती रही है, इंडिया ब्रिज जो एक टूर्नामेंट है वहां पर हमारी इंडियन टीम वहां पर गई थी, पाकिस्तान लगभग 20-25 दिन रही थी। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जिसकी हम कहे पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, जिसके चलते जो है वो सियासी मामला बीच में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व है पैसा। जहां पर पैसा इन्वॉल्व है वहां पर सारी चीजें आई कैचिंग हो जाती है। तो मेरे हिसाब से इस वजह से जो है वो सियासी मामला ज्यादा हो जाता है। और जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट जो कहेगी, इंडियन गवर्नमेंट कहेगी, खिलाड़ियों को वही मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें कि जय शाह हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी फिलहाल है, वो अगले महीने जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। और उनके फादर जो है अमित शाह जी, जो मेरे नेमसेक हैं, वो होम मिनिस्टर है इंडिया के। तो जहां तक उनकी क्लियरेंस नहीं मिलती, तो वहां तक मुझे नहीं लगता कि ये बात हो पाएगी। तो ये देखें कि हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान के सामने ज्यादा से आगे खेले। मैंने तो इंडिया पाकिस्तान के इतने मैचेस कवर किए हैं, और केवल इंडिया पाकिस्तान में नहीं, मैंने ये गैर मुल्कों में भी सारे मैचेस कवर किए हैं। और पिछली बार जब एशिया कप यूएई में हुआ था, दोनों ही टीम के प्लेयर ऐसे मिल रहे थे कि जैसे अगल बगल के इलाके में रहते हो, अगल बगल की गली में रहते हो, एक दूसरे के फैमिली के हालचाल पूछते थे। तो मेरे हिसाब से खिलाड़ी तो खेलना चाहते हैं, लेकिन ये जो मसला है ना, ये क्रिकेट बोर्ड के भीतर नहीं है, ये केवल और केवल सियासी है, जिसका जो में है। ये जिसका खुमियाजा ये दोनों मैनेजमेंट्स और टीम्स भुगत रही है। हमेशा जब आप प्लेयर्स की बात करें तो सूर्य कुमार यादव से भी एक पाकिस्तानी फैन ने सवाल किया कि वो पाकिस्तान आकर खेलना क्यों नहीं चाहते। मैं उसका एक क्लिप है वो सुनवाती हूँ और फिर उसके बाद आपसे डिस्कशन करती हूँ। बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे आप? एक बात बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे आप? वो कह रहे हमारे हाथ में नहीं है, एंड वी रियली वांट के पाकिस्तानी प्लेयर्स हो। इवन हमने देखा है कि जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं, चाहे वो शोएब अख्तर हैं, हरभजन सिंह है, युवराज सिंह है, वसीम अकरम है, वकार यूनिस है, ये अभी तक इन टच हैं इन प्लेयर्स के साथ। इनकी दोस्ती दो के अक्सर कुछ ना कुछ हम टसल देखते रहते हैं एक्स के ऊपर इन प्लेयर्स की, लेकिन स्टिल व्हेनेवर दे मीट, व्हेनेवर दे टॉक अबाउट ईच अदर, दे टॉक रियली नाइस एंड गुड थिंग्स अबाउट देम। सो ये प्लेयर्स का मामला नहीं है, वही बात है अमित साहब के सियासी मामला है। और सियासी मामला में, अच्छा मैं इंडियन मीडिया के हवाले से आपसे एक अगला सवाल करूंगी। जाहिर है आप लोग जर्नलिस्ट हैं, एज यू सेड कि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, आप लोगों ने मैचेस को कवर किया है, आप खुद भी पाकिस्तान आए हैं। इंडियन मीडिया बड़ा वोकल रहता है हमेशा, और एक परसेप्शन बिल्ड करने में आई थिंक कि मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और प्रेशर भी समटाइम्स बिल्ड कर पाता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि इस डिप्लोमेसी में, या क्रिकेट डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं, इंडियन मीडिया क्या रोल अदा कर सकता है? देखिए मीडिया का कोई रोल नहीं होता है। मीडिया का रोल केवल इतना होता है कि आप इंफॉर्मेशन पास करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट से जो कोई डिसीजन लिया जाता है, आपका भी वही रोल है। आप भी अपने जो सियासी गलियारों से या तो पीसीबी के हेडक्वार्टर से जो भी कहानी आएगी, हम लोगों का केवल काम है कि केवल अपने न्यूज़पेपर या तो न्यूज चैनल या तो वेब पोर्टल के हवाले से उसको लोगों तक पहुंचाना। डिसीजन मेकिंग में मीडिया का कोई रोल नहीं होता। हम केवल एक मैसेंजर हैं जो हम चीजें बताते हैं। आप ये बात देखें कि मोहसिन नकवी साहब, जिनका सियासी से भी ताल्लुक है, तो मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया, 2 दिन पहले उन्होंने कराची और अलग अलग शहरों से जर्नलिस्ट को बुलाया, फ्लाइट पकड़ के लाहौर आए, और वहां पर उन्होंने बात कन्वे की कि हम पीसीबी ने ये जो है वो डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं सियासी हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट को बता दिया है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पे तो कतई नहीं खेलना। तो अगर हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान नहीं खेलेगा ना,
तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत पाकिस्तान के लिए होगी, क्योंकि आप इतने खर्चा करके आप स्टेडियम बना रहे हैं, आप हाई क्लास फैसिलिटी लाने की बातें कर रहे हैं, और अगर टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान अपने ऐसे ही रवैये पर अगर अड़ा रहा, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा। क्रिकेट बोर्ड तो चाहता है कि हाइब्रिड मॉडल पे हो जाए, क्योंकि अगर क्रिकेट बोर्ड अगर इंडिया के 3 मैचेस भी नहीं होते ना, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट को इतना पैसा आएगा, मैं जानता हूँ कि जो आपके खेल के और आपके क्रिकेट की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो, हाइब्रिड मॉडल के जरिए इंडिया के 3 मैच बाहर खेले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पाकिस्तान का सियासी जो एक तबका है, अगर वो इस बात पर अड़ा रहा, तो शायद टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान से उठ के साउथ अफ्रीका भी जा सकता है, जो हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि तमाम तो ये चाहते हैं कि ये अड़े ना मतलब ना इंडियन गवर्नमेंट अड़े ना पाकिस्तान अड़े। हम क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करें, एक अच्छे नए इसलिए। और वर्ल्ड कप आप लोगों ने जब होस्ट किया तो उसमें हम गए थे, तब कोई हाइब्रिड मॉडल की सजेशन नहीं की दी गई थी हमें सब। और हम भी चाहते हैं कि जब हम होस्ट कर रहे हैं तो फिर इंडिया की जानिब से इस हाइब्रिड मॉडल की सजेशन, क्योंकि हम ऐसी कोई सिनेरियो में नजर नहीं आ रहा ना कि अगर सिर्फ इंडिया नहीं आ रही, या तो फिर इंग्लैंड भी कह दे, ऑस्ट्रेलिया भी कह दे कि जी हम नहीं आ रहे, ये सिर्फ एक इंडियन टीम की बात हो रही है, क्योंकि बाकी टीम्स तो आ रही हैं। तो हाइब्रिड मॉडल की सजेशन पे मुझे लगता है कि आने का सवाल ही नहीं है उस वक्त तक। लेकिन स्टिल अब ये अंडर डिस्कशन है, तो उस पर हम वही बातें कि कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इंडियन टीम आती है तो आप आ रहे हैं पाकिस्तान पर कवर करने मैचेस को? देखिए, सबसे पहले 5 साफी का जो वीजा होगा उसमें मेरा वीजा अप्लाई होगा। मैं डेफिनेटली कहूंगा, और डेफिनेटली, क्योंकि हमारा, देखिए, कौन नहीं जाना चाहेगा। आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान से भी कई लोग आना चाहते थे, लेकिन एक लिमिटेड नंबर का वीजा इश्यू होता है। और वो भी वाजिब है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि लिमिटेड नंबर्स के लोग आए। कुछ मतलब ऐसे खराब व्यक्ति ना आ जाएं जो साफी की शर्तों में जो आकर के कहीं कहीं कंट्री में दिक्कतें पैदा करे। इंडियन गवर्नमेंट ने भी यही किया था, कुछ चुनिंदे जो मेन सहाफी थे उन्हीं को अलाउ किया था, और हमने उनकी खातिरदारी भी बहुत की। जब हम आए थे तो हमारी भी खातिरदारी बहुत हुई है पाकिस्तान में, ये बात हम नहीं जुटला सकते। अगर हम किसी थर्ड कंट्री में मिलते हैं, वहां भी हम इतने ही भाईचारे से मिलते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि क्रिकेट जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा खेली जाए, ज्यादा से ज्यादा बहाल हो। लेकिन वही मामला सियासी आ जाता है कि जैसे सूर्य कुमार यादव जो तो इंडियन प्लेयर है, उनके पास अगर जवाब नहीं तो हमारे पास भी काम है। हम भी उसी लाइन पर हैं, ना आपके पास जवाब है ना मेरे पास जवाब है, हम केवल एक बातें कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जी आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास जवाब नहीं है, बट वी रियली होप एंड प्रे। और मैंने इंडियन मीडिया की इसलिए बात की कि जाहिर है डिसीजन मेकिंग में ना आपके पास वो पार है, शायद ना मेरे पास है, लेकिन वी कैन टॉक अबाउट इट। हम एक पॉजिटिव परसेप्शन तो क्रिएट कर सकते हैं। इवन मुझे लगता है पब्लिक के अंदर ऑलरेडी वो पॉजिटिव परसेप्शन है टुवर्ड्स पाकिस्तान और पाकिस्तान में इंडिया के हवाले से। तो वो एक मीडिया का इसमें तो रोल होना चाहिए भी। आपको लगता है कि इंडियन मीडिया इसमें कोई रोल अदा कर रहा है या कर सकता है मजीद के एक अच्छा परसेप्शन आए कि जी जाना चाहिए इंडियन टीम को? जी देखिए, मैं आपको एक बात करूं, 2022 के ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में फाइनल खेला गया था T20 वर्ल्ड कप का, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच। उस समय मैं वहां मौजूद था। इंडिया तो बाहर हो चुकी थी सेमीफाइनल से, लेकिन हम तमाम इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वहां गोरों को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि गोरों से हमने आजादी छीनी हुई है। और तो पाकिस्तान, हम तमाम लोग जो थे वो पाकिस्तान के फेवर में थे कि ये टीम, और आपको भी पता था कि उस समय पाकिस्तान के हालात भी काफी खराब थे। हम ये चाहते थे, हम साफी भी और तमाम जो लोग जिन्होंने फाइनल की टिकट लेकर रखी थी, वो चाहते थे पाकिस्तान जीते, क्योंकि जीतने के बाद आपके मुल्क में जो एक चीजें आती हैं, एक बड़ी चीज, एक जश्न का माहौल होता है, कुछ स्पॉन्सर्स आते हैं, पैसे आते हैं, क्रिकेट बोर्ड को पैसे आते हैं, आपकी फाइनेंशियल हालत अच्छी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये साफी लोग जो है, इंडियन साफी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फेवर करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग बायस नहीं, हम लोग क्रिकेट को जो है वो फॉलो करते हैं। आपने, हमारी दोस्त है सवेरा, और उनके सवेरा नदीम, राइट, वो अक्सर शो कर, जी सवेरा पाशा, जो यहाँ पर अपने समा में क्रिकेट शो करती हैं, और उनके हस्बैंड जो है अली, वो लोग उनका यूट्यूब चलाते हैं। मैं अक्सर उनके शो देखता रहता हूँ। उनके शो में ये भी बातें होती है कि ये जो
कड़वाहट है दोनों ही मुल्कों के बीच में, उसको कैसे कम किया जाए। या और कहीं ना कहीं इसमें क्रिकेट बोर्डों का कोई काम नहीं। क्रिकेट बोर्ड तो केवल जो है वो आपके इशारे पे चलती है। दोनों ही सियासी मुल्क के लोग आए, एक टेबल पर बैठे और जो भी मसला है, इतने सालों का मसला खत्म करें। मुझे ये एक बात कहनी कि दोनों को इंडिपेंडेंस एक साथ ही मिली थी, लेकिन आज इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं? हम भी ये चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है वो भी तरक्की करे। तो कहीं ना कहीं जो अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिश्ते अच्छे होंगे, तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियली पोजीशन भी अच्छी होगी, ट्रेड अच्छा होगा, स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। इसमें तो आपकी बात से आई सो अग्री विद दैट, लेकिन तरक्की में जाहिर है हमारी अपनी स्ट्रगल्स हैं, इंडिया की अपनी स्ट्रगल्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में एक कड़ी ये भी है कि हम चाहते हैं कि अगर जो इवेंट हम होस्ट करें उसमें हमारे साथ हमारा पड़ोसी मुल्क कोऑपरेट भी करे, क्योंकि जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ वी मेड श्योर कि पाकिस्तानी टीम जाए और अच्छे तरीके से विदाउट एनी हमने कोई कंट्रोवर्सी उस चीज़ को बड़ा स्मूथ किया था। एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम आवर नेबर्स। एंड थैंक यू वेरी मच अमित शाह साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह हमें वक्त दिया। इंडियन जर्नलिस्ट अमित शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। इंडियन टीम के पाकिस्तान आने के हवाले से हम बात करें, पाकिस्तान चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहे हैं बट इंडियन टीम इज रिलक्टेंट, और उनके मुताबिक जी कि जो पॉलिटिकल फैक्टर है ये एक चीज़ है, लेकिन अगर पाकिस्तान खेलने इंडिया जा सकता है तो फिर इंडिया पाकिस्तान खेलने क्यों नहीं आ सकता। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपको पता है कि स्मॉग के बढ़ते हुए मसाइल के पेश नज़र जी हुकूमत इकदाम तो कर रही है, लेकिन हालिया दिनों में पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि मार्केट्स रात 8 बजे बंद की जाएंगी ताकि जो आलूदगी है उसमें कमी लाई जाए। इस इकदाम का मकसद भी यही है कि जी शहरी जो है इनकी सेहत को बेहतर बनाया जाए और स्मॉग के असरात को कम किया जाए। लेकिन इस फैसले के पेश नज़र जो ताजिर हजरात हैं उनका कहना है कि इस तरह के फैसले ना सिर्फ उनकी जो रोज़मर्रा सरगर्मियां हैं, कारोबारी सरगर्मियां, वो मुतासिर होंगी और रुकावट डलेगी उसमें, बल्कि इसके नतीजे में मईशत भी मुतासिर हो सकती है। मार्केट्स और बाजार के औकातकार में तब्दीली करने से आमदनी में कमी भी वाक़या होगी। इस बात का भी तशवीश का इजहार किया है ताजिर हजरात ने कि स्मॉग के मसाइल का हल जो है वो सिर्फ पाबंदियों से नहीं निकलता, बल्कि इसके लिए जो प्रॉपर प्लानिंग है, मनसूबाबंदी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ इक़दामात की ज़रूरत है। पहले हमने आर्टिफिशियल रेन के हवाले से भी बात की थी और उस पर भी हमने एक्सपर्ट ओपिनियन लिया था कि जी क्या वाकई जो आर्टिफिशियल रेन का पंजाब हुकूमत सोच रही है या करने जा रही है उसका स्मॉग की कमी में क्या रोल हो सकता है। और उसके साथ साथ अब जो ताजिर हजरात की जानिब से इस कंसर्न का इजहार किया जा रहा है कि जो टाइम है औकात का तब्दील करने से क्या वाकई जो स्मॉग है उसमें कमी आएगी या फिर सिर्फ उनके कारोबार या उनकी कारोबारी सरगर्मियां ही मुतासिर होंगी। अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान के, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अजमल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हुकूमत ने जो औकात का तब्दील करने के हवाले से कहा है और सोचा है कि 8 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत हमेशा से ना ऐसे ही करती हैं, हुकूमतें जो भी आई हैं फ़ैसला कर लेती हैं कि 8 बजे, चाहे वो एनर्जी बचानी हो या स्मोक से बचने के लिए 8 बजे दुकानें बंद कर दें। ये नहीं सोचते कि 8 बजे दुकानें बंद करने से हुकूमत को कितना नुकसान होगा, मुल्क को कितना नुकसान होगा, ताजरों को कितना नुकसान होगा, आवाम को क्या मुश्किलात होंगी। अब जब आप 8 बजे बंद करने का ऐलान कर रहे हैं तो सारे लोग 8 बजे दुकानों पर पहुँच जाएंगे, इतनी तादाद होगी, इतना रश हो जाएगा। उस रश को संभालने के लिए आपको इतनी मुश्किलात होंगी कि वो 10-11 बजे तक लोग अपने घरों को नहीं पहुंच सकेंगे, वो गाड़ियां रस्तों में स्टार्ट खड़ी होंगी। ये जो 10 बजे तक का टाइम है, किसी जगह पे 9 बजे बंद होना शुरू हो जाती हैं दुकानें, 9:30 बजे बंद करते करते सब बंद कर, सिस्टम आसानी से आराम से चलता रहता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हुकूमत के पास कोई प्लानिंग नहीं है। यकीन करें, कोई इनके अफसरान बाहर जाके देखते नहीं है कि हमने किस चीज़ पर कंट्रोल करना है, हमने स्मोक पे काबू पाने के लिए किन किन चीज़ों पे, बस जान छुड़ाने के लिए हमने दुकानें बंद कर दी, हमने स्कूल बंद कर दिए, बस चलें जी मसला हल हो गया।
हुकूमतों को चाहिए होता है कि काफ़ी अरसा पहले जब उनको पता है कि ऐसा होता है तो वो इस पे प्लानिंग करें। जब प्लानिंग करेंगे, देखें जिस तरह किसान आग लगाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को, चावल की फसल की जो वो क्या पराली कहते हैं उसे, उसको आग लगाता है, इसी तरह पट्टे चल रहे होते हैं। आजकल तो ऐसी गाड़ियाँ हैं इनमें कोई धुआं तो हमें नज़र ही नहीं आता है किसी गाड़ी में। तो ये कह देना कि एनर्जी बचानी है, स्मोक से बचना है, दुकानें बंद कर दें, ये हुकूमत का फेलियर है। यकीन करें, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि कोई हुकूमत नहीं है। मैं तो कहूँगा कि किसी चीज़ पे भी इनकी प्लानिंग नहीं है। लोग इतनी मुश्किलात का शिकार हैं। ये जो पीक आवर्स हैं हमारे 5 से रात 11 बजे तक, इनमें हम सबसे महंगी बिजली ख़रीदते हैं, हम सबसे ज़्यादा बिजली जलाते हैं, जो हुकूमत को फ़ायदा होता है। ये इतने पैसे आते हैं, यकीन करें कि इसी पीक आवर्स में ख़रीदारी होती है। लोग इसी टाइम पे घरों जब दफ्तरों से वापस आते हैं, किसी भी तरह से शाम को पहुंचते हैं लोग, यही टाइम होता है जिसको पीक आवर्स का नाम दिया गया है। तो खुदा पता नहीं अब वज़ीर आला साहब मौजूद हैं पंजाब में या बाहर हैं मुल्क से, मैं तो हैरान हूँ कि कोई टीम नहीं है जो लोगों के साथ मिले, जो लोगों के साथ बैठ के बात करें कि हमने स्मोक पे काबू कैसे पाना है। मुझे ये बताएं कि आप अभी खासे आप कह रहे हैं कि ये आपसे कोई प्लानिंग नहीं है, मतलब कोई इक़दामात की बजाय 8 बजे दुकानें बंद कर देना ये सोल्यूशन नहीं है। तो क्या जब ये फैसला किया जा रहा था, चूँकि आप सदर हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के, तो आपको क्या लगता है, आपसे किसी ने मशवरा नहीं किया, किसी ने डिस्कशन नहीं की, किसी ने किसी मीटिंग में नहीं बुलाया और कहा हो या सजेशन लिए हो कि क्या किया जाए ऐसा? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हुकूमती कोई टीम ही नहीं है। देखिए, कोई भी इशू आता है उस पर इनको चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बात करें। हमारी अंजुमन ताजरान पंजाब भी है, मुख्तलिफ ज़िलों के हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनको चाहिए था कि वज़ीर आला साहिबा उन सारे ताजरों को बुला लेते। उनकी जब स्टेक होल्डर्स बैठा होता है तो वो सजेशन देता है कि आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें, आप ऐसा। लेकिन हुकूमती लोग बस कुछ भी नहीं है। यकीन करें, किसी भी मामले में ताजर इतना मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त ख़रीदो फरोख्त में जब कमी है तो 60-70% कमी हो गई है, लोगों में सकत ही नहीं है ख़रीदारी की। बेचारा दुकानदार अपने अखराजात पूरे करने के लिए वो 30% में बैठा हुआ है। सनतकार हमारा जो है महंगी बिजली होने की वजह से बंद करके बैठा है। ज़मींदार हमारा रुल जाने की गंदम में रुल गया है, और बहुत सारी चीज़ों में उसको मुश्किलात हैं। तो कम अज़ कम इनको चाहिए था कि 1 माह पहले मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जहाँ जहाँ स्मोक ज़्यादा होती है वहाँ देखें किस वजह से होती है। लेकिन नहीं, दुकानें बंद कर दें, जान छूट जाएगी, चलो जी हमने मसला हल कर दिया, स्मोक में काबू। सवाल ही नहीं पैदा होता। 1 पॉइंट भी उस दुकानें बंद करने से भी कमी नहीं होगी, उल्टा ज़्यादा हो जाएगी। दुकानें जब 8 बजे बंद करेंगे, सारी पब्लिक 8 बजे मार्केटों में आ जाएगी। वो आखिर टाइम में या तो पुलिस से झगड़ा होगा या गाड़ियां रुक जाएंगी, उससे ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगी। आराम से लोग आते हैं चले जाते हैं, उससे हालात इस तरह से नहीं होते। तो हुकूमत बराए मेहरबानी अब भी वक्त है कि दुकानें बंद ना करें, उन सेक्टर्स में जाएं जहां से अच्छा, अगर अब दुकानें बंद होती और इस पर इम्प्लीमेंट होता है तो अजमल साहब फिर आप लोगों क्या बात करेंगे, क्या आप लोगों ने सोचा है आगे? क्योंकि जाहिर है अभी हुकूमत इक़दामात पे बहुत फोकस किए हुए है। स्कूल्स बंद किए थे जी, उस पर भी हुआ एतराज़ कि स्कूल बंद करने से भी स्मॉग में कमी नहीं आएगी। अब आप मार्केट्स बंद करने के हवाले से भी आपका मौक़िफ़ भी ये है कि जी स्मॉग में कमी नहीं आएगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो मेरे ख्याल से 700 के लगभग हैं वो बंद की गई हैं, तो मेरे ख्याल से सिर्फ वही एक वाहिद चीज़ रह जाती है। बाकी तो जितने इक़दाम हुकूमत कर रही है उनके मुताबिक स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए, वो तो स्टेक होल्डर्स ही उस पर खुश नहीं है। तो आपने क्या सोचा है कि आप क्या करेंगे या बात करेंगे? देखिए, बात करने के लिए कोई आएगा तो उससे बात कर लेंगे, वरना आप चले जाए, आप किसी से बात कर लें। दलील मैं जाऊंगा तो अगले के पास टाइम ही नहीं होगा, वो कहेंगे साहब मीटिंग में है। और भाई जब इनको चाहिए कि जिम्मेदारों को चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, वैसे तो आपने किसी को मिलना हो मीटिंग करनी हो, यकीन करें कोई होता ही नहीं है साहब मीटिंग में। पता नहीं इस मुल्क में मीटिंगें किस चीज़ की होती हैं। कई दफ़ा मैं गया हूँ, अफसरान अंदर बैठे होते हैं, बाहर से पीएन कहता है जी मीटिंग हो रही है, अंदर कोई मीटिंग नहीं हो रही होती है। 1-2 बंदे बैठे होते हैं, सिगरेटें पी रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, कोई मीटिंग नहीं हो रही होती है। इस मुल्क की बदकिस्मती है। इस मुल्क को चलाने के लिए हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों के साथ। देखिए, मैं बार फिर दोहरा रहा हूँ कि 8 बजे दुकानें कई शहरों में तो हमारी 6-7 बजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। बड़े शहरों के अंदर 8-9 बजे से बंद करना लोग शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता 10 बजे तक बंद कर जाते हैं।
बाकी रेस्टोरेंट रह जाते हैं, उनको भी कोई माकूल टाइम दे कि पिछली जो हुकूमत थी उन्होंने मुख्तलिफ टाइम्स दिए थे कि रेस्टोरेंट जो हैं वो रात 12 बजे तक होंगे, दुकानें जो हैं वो 9:30-10 बजे तक। तो ये काम तो हो सकता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती सोटी के साथ कहेंगे जी नहीं 8 बजे दुकानें बंद कर गए, मुल्क का नुकसान, ताजरों का नुकसान, अवाम का नुकसान, स्मोक पे सॉरी ये काबू नहीं पा सकेंगे। आपका कैमरा भी मौजूद है, हम भी उधर ही बैठे हैं, लेकिन जब बात आएगी तो कोई स्मोक पे काबू नहीं होगा, उल्टा बढ़ रही होगी। ठीक है, अब परेशानी तो आपकी वजह है, जाहिर है आप लोगों के कारोबार हैं, आपके सारे मामलात हैं, और सीएम साहिबा चूँकि इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, वो अपने इलाज के लिए बाहर गई हुई है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल चूँकि आपके बिहाफ पे और हमारे प्लेटफॉर्म से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, इनसे बात करें, इनको पता हो, क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल्स के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तब भी वो खुश नहीं हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं। उसके साथ साथ जब अब ताजरों से हम बात कर रहे हैं तो उनके भी मुताबिक कि स्मॉग को ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम हैं ये नाकाफ़ी हैं, और दुकानें बंद करने से इसका सलूशन नहीं है। और ट्रस्ट मी, हम अगर लाहौर में रहते हैं तो हमें अंदाज़ा है इस बात का, जो लोग इधर मौजूद हैं उनको इस बात का बहुत शिद्दत से आइडिया होगा जी कि बड़ी मुश्किलात हैं। बहुत शुक्रिया अजमल साहब कि आपने वक्त दिया। अजमल बलोच हमारे साथ सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान मौजूद थे। उनके मुताबिक जी उनसे किसी ने कोई बात नहीं की, वो मीटिंग के लिए जाते हैं तो साहब बिज़ी होते हैं, और इस वजह से उनको ज़ाहिर है उनके मुताबिक दुकानें 8 बजे बंद करने से कोई असर नहीं होगा स्मॉग में, लेकिन अगर चीज़ों को ऑन बोर्ड लेकर उनसे डिस्कशन करके कीजिए। और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि नाजरीन, अगर आप अपने बच्चों को लेके घरों से बाहर निकल रहे हैं तो खुदारा ना निकलें, क्योंकि पार्क्स और इन जगहों पे तो पाबंदी लगाने का हुकूमत कह रही है। आप ख़ुद भी एहतियात करें। हर चीज़ के लिए हम हुकूमत पे बात भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना रोल भी अपनी जगह पे मौजूद है कि आपने भी एहतियात करनी है, और अल्लाह करे कि हम महफूज रहें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो इक़दाम कर रही है हुकूमत वो काफ़ी हैं, और जिस तरह से स्टेक होल्डर्स इस पे बात कर रहे हैं उनके मुताबिक ये नाकाफ़ी चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत ने फोकस किया हुआ है। मज़ीद बेहतरी लाने के लिए, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस टॉक्सिक फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, यू नेवर नो कि हम क्या चीज़ें इनहेल कर रहे हैं और हम कब तक इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। सो आई होप कि हम सब सेफ रहें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आपको पता है हम सियासत पे बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आगाज़ में आजकल वैसे हम सो ग्लैड कि हम दीगर इश्यूज़ को भी सुबह सुबह हमारी जो प्रायोरिटी है या हमारे रन डाउन में वो चीज़ें हम उनको डिस्कस करें जो कि असल इश्यूज़ हैं। नवंबर में जी स्मॉग के साथ साथ आपको पता है सियासी दर्जा हरारत में कह लें इजाफा हो गया है। तहरीक इंसाफ आपको पता है सड़कों पर आने की तैयारी में रहती है हमेशा से, और एक बार फिर से उन्होंने तैयारी के लिए। अब जब मैं लाइन वो देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ अच्छा फिर नहीं, मतलब वो आते हैं बार बार सड़कों पे। ताहम एहतजाज की फाइनल कॉल जो है तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो खान साहब जेल से देंगे, मगर तय ये है कि एहतजाज नवंबर में ही होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएंगे जब तक बानी पीटीआई रिहा नहीं हो जाएंगे। दूसरी जानिब जी सवाबी जलसे में अमरीकी परचम लहराने पर पीटीआई को हुकूमती अरकान की सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना है तहरीक इंसाफ का। जबकि बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पीटीआई जलसे में जो अमेरिका का झंडा है लहराना मुस्तरद करती है पीटीआई, और अमरीकी झंडा लहराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये जो सारे मामला थे उसकी दूसरी जानिब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये कहा है कि अमन का वाहिद रास्ता ये है कि फ़लस्तीन की जो आज़ाद रियासत है उसका क़याम, और आलमी बरादरी फ़लस्तीन में और लिबनान में हमारे मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ जो इसराइली जहारियत है उसको फौरी तौर पर हल कराए और रुकवाए। ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बस आपकी नगरी में जी रहे हैं। इस्लामाबाद में भी धुंध है,
स्मॉग मैं नहीं कहूँगा अभी शायद नहीं बनी, लेकिन लाहौर में सुना है कि काफ़ी स्मॉग है, तो बस जी रहे हैं। नहीं, अल्लाह करे आप बहुत बेहतरीन जिए, क्योंकि लाहौर में तो मुमताज़ गुल साहब बड़े बुरे हालात हैं स्मॉग को लेकर। गुल साहब, तहरीक इंसाफ से मेरा पहला सवाल है नवंबर के हवाले से, जो कह लें फाइनल कॉल, जिसकी हम बार बार पिछले कई दिनों से बात भी सुन रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब हो, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा, वो कह रहे हैं जी अब फाइनल कॉल होगी। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैं इसलिए मेंशन करती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सट्रीम बातें भी की थी अपने कुछ खिताबात में कि जी हम सर पर कफन बांध के निकलेंगे और एहतजाज उस हद तक करेंगे कि जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा। ये जो मामला है, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो फाइनल कॉल है उनका जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे वो उसमें? देखिए, सियासत में कोई भी फाइनल कॉल नहीं होती है। सियासी जमातें, तमाम सियासी रहनुमा वक्त के साथ साथ अपनी पोजीशन पे नज़रसानी करते रहते हैं। यही काम इस वक्त पीटीआई कर रही है और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, लोग उस पर एतराज़ भी शायद करें, कि पीटीआई इस वक्त दो धड़ों में बटी हुई है। एक सड़कों पे एहतजाज की हामी है, दूसरी पार्लियामान के अंदर काम करने की हामी है। और उसकी जो लीड है वो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। साथ में उन्होंने तो बड़ा यकीन से कहा है कि बड़ा जल्दी इनको हम रिहा करवा लेंगे, अपने इमरान खान को। तो अब किस बुनियाद पे वो ये बात कर रहे हैं, कितने उनके ताल्लुकात हैं, करीबी ताल्लुकात हैं उन लोगों के साथ जिनके तुफैल इमरान खान अंदर है और जिनकी वजह से इमरान खान बाहर आ सकते हैं। तो ये अभी देखना होगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आए रोज़ एहतजाज करना, जलसे करना, ये कोई मुस्बत पॉलिसी नहीं है, कोई इससे हासिल कुछ नहीं होना है। अगर कुछ हासिल होगा तो आप अंदरून खाना ही होगा। और उनकी जो केपी में हुकूमत है, इनकी बहुत बड़ी पार्लिमानी अक्सरियत है, आपकी मरकज़ी कौमी असम्बली में लाहौर में बहुत बड़ी तादाद है पीटीआई के अरकान असम्बली की। तो अगर होता है तो उस बुनियाद पे इनको एक सोचना चाहिए, उन बुनियादों पे अपने एहतजाज को उस्तवार करें। अब देखिए, लाहौर स्मॉग में घिरा हुआ है और वज़ीर आला खुसूसी जेट तैयारे पे जनीवा और फिर लंदन पहुंच गई और बेचारे स्कूल के बच्चों को आपने बाहर निकाल दिया ड्यूटी देने के लिए इन हालात में। तो असल मैंने तो पीटीआई की तरफ से किसी भी रुकन असम्बली के इस हवाले से कोई बाकायदा कोई कैंपेन नहीं सुनी कि 3, 4, 5 दिन वो ये मसला उठा सकते थे शदोमत के साथ। आपको अगर टेलीविज़न पे जगह नहीं मिलती तो व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक पे तूफ़ान तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। तो उससे बड़े शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि लाहौर के यानी पंजाब के जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या वो नहीं समझते कि उनकी ज़िम्मेदारी है अपोजिशन जमात के तौर पे कि गवर्नेंस की जो ख़राबियाँ हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, उसकी निशानदेही करें, लोगों को आगाही दें। यही काम मैं समझता हूँ कौमी असम्बली में पीटीआई के अरकान असम्बली का है, लेकिन वहाँ से भी वो मिसिंग इन एक्शन है, नज़र नहीं आते हैं। तो असल मेरा ख्याल है ये एरिया है जहाँ पे इनको तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि आए रोज़ आप एहतजाज करते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि आप लाखों लोगों की आमद और रफ्त मुतासर होती है मेन सड़कों पे, मोटरवे पे, जीटी रोड पे। कारोबार जो छोटे लोगों के हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनकी दिहाड़ियाँ मुतासर हो जाती हैं। तो पार्टी को ये भी सोचना पड़ेगा कि ये हिकमत अमली पीटीआई की बदनामी का सबब ज़्यादा बन रही है, इससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। और खैबर पुख्तनख्वा में इस किस्म के एहतजाज करके अब वहाँ तो आपकी अपनी हुकूमत है, तीसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आए हैं, लोगों की अक्सरियत आपके साथ है, वहाँ पे एहतजाजी जलसा करके आपको क्या हासिल होना है? जहाँ से हासिल होना चाहिए था वहाँ से ये लोग गायब हो जाते हैं। पंजाब में या इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर साहब, ठीक है रुकावटें बहुत ज़्यादा थी, ये भी समझने की बात है, आप तमाम रुकावटें अबूर करके नहीं पहुँच सकते, लेकिन असल मैदान जंग तो इस्लामाबाद और पंजाब है। अगर वहाँ के अरकान असम्बली पीटीआई के सरगर्म नहीं है तो मैं नहीं समझता कि इन्हें कोई बहुत कुछ हासिल होगा। अच्छा गुल साहब, अभी आपने खुद भी बात की कि जो कि
तहरीक इंसाफ एक बड़ी पॉपुलर जमात है और उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। हमें पता है कि तहरीक इंसाफ की एक बात तो है, अभी इस वक्त अवाम उनके साथ है, लेकिन दूसरी जानिब ये एक प्रोडक्टिव ऑपोजिशन के तौर पे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और उसको भी आपने अपने जवाब में मेंशन भी किया कि स्मॉग है, जो रियल इश्यूज़ हैं, जो अवामी मसाइल हैं, अगर इसको मौसर अंदाज में किया जाए तो शायद एक जो प्रेशर बिल्ड करने के हवाले से ये एहतजाज या जलसों की सूरत में करना चाहते हैं, वो आप इन मौसर इक़दाम के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक फैक्टर ये भी है कि तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल मैटर्स हैं कि कोई एक स्टेटमेंट दे रहा है, कोई इसको ओन कर रहा है, दूसरा उसको डिसओन कर रहा है। ये जो अंदरूनी चीज़ें हैं, ये भी तो इनकी सारी जो तमाम तर सियासत है उस पर कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बाहमी राब्ते जो हैं या अंडरस्टैंडिंग वो निस्बतन कम है, जिसकी वजह से सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर उनके दरमियान भी बाज़ औक़ात गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं। और जिन लोगों ने इमरान खान को ज़िंदान में जमा कर रखा है, तो उनका मकसद भी यही है कि पार्टी के अंदर इस तरह से इंतशार पैदा हो, यकसुई ना हो, और उससे जो मैसेजिंग है, जो सिग्नल्स हैं आम लोगों को जो मिलते हैं, ज़ाहिर है वो मनफी हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस इशू पे काम करने की, बजाय इसके कि आप हर रोज़ कभी एक एहतजाज कभी दूसरा एहतजाज, क्योंकि पार्टी रहनुमा अक्सर पहले ही मुख्तलिफ़ केसों में कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, एक शहर से दूसरे शहर भाग दौड़ में मसरूफ़ रहते हैं। तो उन्हें फिर ये गैर मामूली गैर ज़रूरी इश्यूज़ पे बात करके खामखा अपने लिए मज़ीद मसाइल नहीं खड़े करने चाहिए। और उसमें फिर मीडिया का भी हाथ है। वो मीडिया जिसके बारे में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ये बड़ा जाबिर मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने मतलब CNN, MSNBC वगैरह को, तो हमारे यहाँ भी आपको पता ही है CNN भी है, फॉक्स न्यूज़ भी है, काफ़ी सारे हैं। तो उनका भी इसमें एक बड़ा हाथ है। अखबारात का भी न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे है, तो हमारे भी एक दो ऐसे अखबार हैं कि उन्होंने अपना एक किरदार, अपना हिस्सा इसमें डाला हुआ है उस बयानी को तक़वियत देने में जो कि हुकूमत फैलाना चाहती है, जो कि हमारे मुक़्तदर हल्के जो हैं फैलाना चाहते हैं। तो कन्फ्यूजन उस वजह से भी पैदा होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अभी आपने अमरीकी के हवाले से, अमेरिका के हवाले से बात भी की है, अब सवाबी में जलसा हुआ जी, किसी ने अमरीकी परचम लहरा दिया, उस पर हुकूमत ने एतराज़ात उठाए, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि जी हम इस पर एक्शन लेंगे, इस पर कार्रवाई होगी। ये जो हुआ है, इस पर ज़रा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी गुल साहब। देखिए, किसी मुल्क का झंडा लहराना क्या पाकिस्तान में कोई काबिले दस्तंदाजी जुर्म है? सर वो अमेरिका का झंडा है ना, ये वाली बात है। नहीं, बेशक अमेरिका का हो, ठीक है। अगर भारत का झंडा किसी ने या अफगानिस्तान का झंडा इस किस्म की सूरत हाल में लहरा दिया, तो उस पर तो आप उसको सज़ा दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका का झंडा लहराना अगर किसी ने किया है ज़ाती फ़ेल के तौर पे, तो उस पर आप क्या सज़ा देंगे? क्या कानून में कोई सज़ा उसके लिए लिखी है? दैट इज़ नंबर वन। और दूसरी बात उसमें यह है कि अगर किसी ने ज़ाती ख्वाहिश, ज़ाती जज्बे के तहत इस तरह का काम किया है, तो उससे तो पहले पूछगछ होगी ना कि आपने किया क्यों है, क्या किसी के कहने पे किया है। तो जब तक इस बात का तयन नहीं होता है, उस वक्त तक आप किसी को कैसे सज़ा दे सकते हैं? तो बुनियादी तौर पर झंडा लहराना किसी भी दोस्त मुल्क का कोई जुर्म नहीं है। उसको अगर बात का बतंगर आप बनाना चाहते हैं, तो जिस तरह बनाया गया 1.5 साल में बहुत सारी बातों का बतंगड़, तो इसका भी हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म के फरूई मसलों पे हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा गुल साहब, एक तरफ तो ये हम एक झंडे की, आपके मुताबिक ठीक है, हमारे कानून में अगर इसकी सज़ा नहीं है तो क्या कार्रवाई होगी, एक पर्सनल उसकी चीज़ है। लेकिन दूसरी जानिब ये परसेप्शन था, आप चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बड़ी आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है, मैं आपसे ये पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि आप प्री इलेक्शंस हो, अमेरिकन प्री इलेक्शंस डिस्कशंस हो या पोस्ट इलेक्शन हो, तो ये एक परसेप्शन था कि जी ट्रंप के आने से तहरीक इंसाफ की या ख़ास तौर पर बानी PTI को लेकर चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, और अमेरिका के आने से या प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से वो एक प्रेशर बिल्ड होगा। इस बात में किस हद तक सदाकत है? क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, अव्वल तो बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी सदर नहीं बने, उसमें अभी
जनवरी, हाँ। 68-69, उसमें 68-69 दिन अभी बाकी हैं, 2 महीने से भी ज्यादा का अरसा अभी बाकी है। लिहाजा अगर किसी ने ये समझा था कि सिर्फ उसकी फतह का ऐलान होते ही हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत ही बेवकूफ़ी की बात थी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हर रोज़ डोनाल्ड ट्रंप अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने फ्री मीडिया के हवाले से, उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से और इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से अपना एक मंसूबा परसों ऐलान किया था उन्होंने। उसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा था, और वो एजेंडा है बुनियादी तौर पे बुनियादी इंसानी हुकूक का, यानी वो एजेंडा है जो कि इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी उठाया करती थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको उठाया है और उसका ताल्लुक है इजहार राय से, उसका ताल्लुक है बुनियादी जमहूरी हुकूक से, उसका ताल्लुक है कि किस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया जो है अपने हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठा के दो नंबरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जाली बयानिए प्रमोट करते हैं किसी के कहने पे। ये ज़ाहिर है उनका इशारा अमरीकी ज़राए इब्लाग की तरफ है, लेकिन उसका इतलाक़ अगर आप पाकिस्तान में भी करें तो देखें किस तरह पार्टी एक PTI एक तरफ है, बाकी तमाम की तमाम ज़राए इब्लाग सियासी जमातें वो एक तरफ हैं, क्योंकि वो उसको PTI को अपना दुश्मन समझती हैं। अमेरिका में भी ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि गैर रिवायती सियासतदान है, अब आप भले आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन ये भी जहन में रखें कि 315 इलेक्टोरल कॉलेज वोट उसको मिले हैं, यानी वहाँ के अवाम की 52% लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया है, 52% लोगों ने। ठीक है, तो आखिर आप उनकी राय का तो कुछ तो एहतराम करेंगे। तो उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ, उन इदारों के खिलाफ जो कि निजी इदारों के साथ मिलके, निजी टेलीविज़न के साथ मिलके और झूठे बयानिए दे रहे हैं, वो लोग जो कि इंटेलिजेंस के हैं लेकिन उन्होंने लोगों की ज़िंदगी में मुदाखलत की है, उसके ख़िलाफ़। तो आप थोड़ा सा जब अगर वो मंसूबा पढ़ें तो वो लगता है कि शायद वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत सारे अगले शो में आपको उसकी मदद मिलेगी। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप का फोकस अपने मुल्क में ये बुनियादी हुकूक हैं कि नहीं इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत न करें, आप किसी का बग़ैर इतला के किसी के घर में ना घुसें, आप सरकारी वसाइल ना इस्तेमाल करें मुखालफिन की जासूसी के लिए, आप मीडिया जो है उसको अपने मकासद के लिए सरकारी पैसों पे ना इस्तेमाल करें। ये वो चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने कहा कि मैं तो आते ही पाबंदियां लगाऊंगा। तो अगर अपने मुल्क में वो ये कर रहे हैं तो जब उनको वक्त मिलेगा महीने 2-3 महीने के बाद, सदर बनने के फ़ौरन बाद, तो मेरा उम्मीद ये है कि पाकिस्तान पे भी उनकी तवज्जो ज़रूर आएगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच गुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सियासी मामलात के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आलमी स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ, जिन्होंने तीसरी बार IBSF आलमी स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। कतर में होने वाले जी एक बहुत ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग किस्म का ये फाइनल था, जिसमें उन्होंने ईरान के एशियन चैंपियन अली को 5-3 से शिकस्त दी है, जिससे ना सिर्फ उनकी महारत का जाहिर है अपनी स्किल्स का लोहा मनवाया, बल्कि उन्होंने भारत के मारूफ खिलाड़ी पंकज अडवाणी के 3 आलमी टाइटल जीतने के रिकॉर्ड को भी बराबर किया है। 42 ईयर्स ओल्ड आसिफ की ये कामयाबी पाकिस्तानी अगर स्नूकर के हवाले से बात की जाए उसकी तारीख में ख़ास अहमियत भी रखती है, और आसिफ से इनकी जीत के बारे में जानेंगे। आसिफ, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने तीसरी मरतबा आलमी स्नूकर चैंपियन बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया है, बुलंद भी किया है। कैसे देखते हैं अपनी कामयाबी को? जी शुक्रिया शो में बुलाने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए ये तीसरी बार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, जिस पे मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँगा।
अच्छा आसिफ, हमें अपनी ट्रॉफी भी दिखाएं और मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताएं कि ये आप अपनी जीत किसके नाम की, ट्रॉफी लेते हुए क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे आपके? जी, ये ट्रॉफी जो मैं वहां से जीत के लाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कैश अवार्ड और जो रिवॉर्ड होता है वो मेडल, वो जब जीता तो मैं बड़ा प्राउड महसूस किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी कंट्री के लिए 3rd टाइम ये टाइटल जीता, तो ये बड़ी प्राउड मूवमेंट होती है जब पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो बाकी सब फ्लैग से ऊपर होता है, तो ये एक बड़ी प्राउडली मूवमेंट है। तो मैं उस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अच्छा, अदा करूँ वो कम है। आपने फाइनल में जो ईरान के एशियन चैंपियन है उसको शिकस्त दी है और ये मुकाबला बड़ा सनसनीखेज रहा। थोड़ा सा इस मुकाबले के हवाले से बताएं, और जब आप खेल रहे थे क्या चल रहा था आपके दिमाग में? देखें जी, मुकाबले में जब हिस्सा फाइनल खेल रहा था तो बस एक ही चीज थी कि इंशाल्लाह जीतना है ये मैच मुझे, और उसमें ये था कि वो करंट परफॉर्मर प्लेयर था और जो लास्ट 2-3 टूर्नामेंट से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो मुझे काफी टाइम बाद यहाँ पे यानी कि मैं खेल रहा था और कोई बिग टूर्नामेंट का फाइनल था, तो थोड़ा सा लग रहा था कि मुश्किल होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सका और मैं अच्छी गेम खेला और मैं ये फाइनल अपने नाम कर सका। अच्छा आसिफ, अगर मैं थोड़ी सी इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करूं तो आपने 6 सेंचुरी ब्रेकर्स में एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। ये रिकॉर्ड बनाने के हवाले से भी बताएं, कैसी आपकी प्रैक्टिस थी और क्या था ये? देखें जी, प्रैक्टिस तो एवरी डे हमारी होती है, और जब हमने किसी इस तरह बड़े इवेंट पे जाना होता है तो वो कम से कम प्रैक्टिस जो है वो डबल हो जाती है। उसमें अगर 4 घंटे खेलते हैं तो उसमें 6 से 8 घंटे कम से कम प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जाने से कोई 10-15 दिन पहले से ये प्रैक्टिस जो है वो अपने तौर पे हमने कैंप लगाया था। मैंने सारे जितने भी खिलाड़ी जा रहे थे सबने अपनी अपनी जगह पे वो कैंप लगाया था, और वो काफी मुश्किल प्रैक्टिस होती हैं, और 8 घंटे कंटिन्यूसली खेलना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रैक्टिस जो है वो रंग लेके आई और हमने ये मेडल जीता। अच्छा, आपने 2012 और 2019 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आलमी चैंपियनशिप जीती है, और अब 2024 में तीसरी बार ये आपने एजाज़ हासिल किया है। ज़ाहिर एक बड़ा लंबा जर्नी है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। वैसे तो इंसान की जिंदगी में हर लम्हा ही चैलेंज है और चीजें हैं, लेकिन ये होता है कि हर बार मैं जाऊंगा खेलने और हर बार मैं ही जीत लूंगा, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि सभी टॉप कंट्रीज जितनी भी हैं या टॉप कंट्री के 2 प्लेयर जो हैं कम से कम वो पार्टिसिपेट करते हैं इस इवेंट में। तो कोई 40 से 50 कंट्रीज आती हैं यहाँ पे खेलने, 40 कंट्री, तो उनके सब टॉप प्लेयर्स यहाँ पे होते हैं जो एक्स प्रोफेशनल भी होते हैं। तो उनको बीट करना कोई आसान काम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने उनको हमेशा ज्यादातर बीट किया है, और ये जब भी बड़े इवेंट के फाइनल में पहुंचे या सेमीफाइनल में तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइटल हमारे नाम ही हुआ। ठीक है। अच्छा, जाहिर है आपकी फेडरेशन भी है और आपकी जो स्ट्रगल और चैलेंजेस हैं, मैं इसमें आपकी फेडरेशन का किरदार भी जानना चाहूँगी। कितना साथ दिया? जी बिल्कुल, आप जो पूछ रहे हैं उसमें ये है कि पीबीएसए ने मुझ पे ट्रस्ट किया, और मैं बेसिकली इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं था, और मुझे शुरू से खेलना पड़ा, क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा, जो कि उन्होंने ट्रस्ट किया। उन्होंने कहा जी हम आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप जाएं और पाकिस्तान के लिए तीसरी बार ये चैंपियनशिप जो है वो जीत के आए। उसमें शेख आलमगीर साहब और हमारे प्रेसिडेंट जो हैं जवेद करीम साहब और पूरी टीम ने इस चीज़ पे डिसीजन लिया कि मैं जाऊं और जाके वहाँ पे खेलूं और ये टाइटल अपने नाम कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका जो ट्रस्ट था उसको बढ़ाया और मैंने वहाँ पे जाके अपना गेम जो है वो कंटिन्यू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पाकिस्तान के लिए मेडल जीत। चले, आई एम ग्लैड कि आपकी फेडरेशन आपके लिए सपोर्टिव है। तीसरी दफ़ा आलमी चैंपियन बनने के साथ साथ आपने इंडिया के भी एक प्लेयर का रिकॉर्ड बराबर किया है। आप फ्यूचर में क्या टारगेट सेट किया हुआ है आपने? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अभी मेरी गेम के जो जैसा मैं गेम खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं ऐसे ही 1-2 और टाइटल जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान के लिए जीतूंगा, और ये एक मुनफरिद रिकॉर्ड होगा किसी एक प्लेयर के लिए
कि वो 3 से ज़्यादा बार ये कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सके। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं ये टाइटल जो है वो दोबारा खेलूं और दोबारा अपने नाम कर। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आपने सोचा। आसिफ, जब भी हमारे शो में मुख्तलिफ खिलाड़ी आते हैं तो वो स्नूकर के हवाले से या कोई भी स्पोर्ट हो, लेकिन हम चूँकि स्नूकर की बात करें, हमेशा कंप्लेन करते हैं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, फैसिलिटीज़ ना होना, अपॉर्चुनिटीज़ ना होना, ये सारी चीज़ें हैं जो आलमी मेयार के मुताबिक नहीं होती हैं। और जब आप इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं तो आप लोगों को बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से भी बताएं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो फैसिलिटीज़ है इसको लेके मज़ीद हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए? देखिए जी, वो जो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास एकेडमी नहीं है और हम अपने तौर पे जो करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं अपने तौर पे, सारी एफर्ट करके वो सारा कुछ करते हैं। तो ये वो वैसी प्रैक्टिस या वैसे टेबल्स या वैसा एनवायरनमेंट तो नहीं होता 100%। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने एक काबिलियत भी रखी होती है इंसान के अंदर कि वो जैसे माहौल में जाके खेलता है तो उसमें एडजस्ट करता है, लेकिन शुरू में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है हमेशा से। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अरसे से खेल रहा हूँ यहाँ पे इंटरनेशनल, तो वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। उस वजह से वहाँ पे जाके अपने आप को उस माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये है बहुत मुश्किल काम। अगर उस तरह का इन्वायरमेंट यहाँ मिल जाएगा, वो टेबल्स मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हमारे दूसरे खिलाड़ी भी हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म। इंशाल्लाह। इन द एंड आसिफ, बहुत सारे यंग लोग आपको देख रहे होंगे जो स्नूकर खेलते भी हैं, पसंद भी करते हैं, और ज़ाहिर है आप भी उनके लिए इंस्पिरेशन तो हैं कहीं ना कहीं, तो क्या कहेंगे उनको? देखें जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरी कौम का, पूरे जितने भी स्नूकर लवर्स हैं, स्नूकर के खिलाड़ी हैं, कि जिन्होंने हमारे लिए दुआ की और मेरे लिए दुआ की और मैं ये टाइटल अपने और अपने मुल्क के नाम कर सका। तो मैं उन सबका बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने वक्त दिया, और एक बार फिर हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद। जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। मेरे गले में जो खराश हो रही है ना, मुझे बार बार खांसी और ये वाले मसले हो रहे हैं स्मॉग से, ये मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ। लो फिर बैठ गया गला। अच्छा नाजरीन, हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे स्मॉग से बचने के लिए कि आपने ब्रीदिंग किस तरह से अपनी बेहतर करनी है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और वैसे भी डेली रूटीन में आप कौन सी ऐसी योगा की या दीगर एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, जिसमें कार्डियो है या मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं। नाजिया तारिक हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करिए, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। नाजिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। नाजिया, आज आप हमें क्या बता रही हैं? जी, मौसम को देखते हुए, वेदर की कंडीशन को देखते हुए, आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ और आपका ब्रीथिंग सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें तो डेली वर्कआउट रूटीन में करना ही चाहिए, और आपको फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है। और उसके साथ जो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल हम लोग लाइट सा वर्कआउट करेंगे वार्म अप से। आपने लाइट सा आपने वार्म अप स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टैंडिंग जॉग्स हैं हमारे और स्लो जैग्स हैं, ठीक है। 2 3 4। और ये कितने करने हैं हमने? 10 आप रेप्स कर सकते हैं जी। लाइट सा वार्म अप करने के बाद हम बैठ के एक्सरसाइज कुछ मैं आपको बताऊंगी जो आप इजी उसको कर सकते हैं, और आपकी रूटीन में कोई आप थकते नहीं हैं, और आप वैसे भी फिट और हेल्दी रहते हैं। ओके जान, थैंक यू। और ये कोई भी एज के लोग जी, आपकी कोई इसमें मैटर नहीं करता कि एज क्या है, कौन आप ओल्ड हैं, आप हेल्दी हैं, बहुत स्किनी हैं, वीक हैं, तो आप हर ग्रुप की एज का बंदा इसको कर सकते हैं जी। मैं आपको कोर स्ट्रॉन्ग और आपका कार्डियो सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी कुछ एक्सरसाइज हैं। ये देखिए, बैठे बैठे ही आपने नी टक इन, ठीक है, लाइट सा, ये कोर को आपके स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जो हमारी निकली होती है पेट, लोअर बेली बटन निकला होता है, तो वो उसको कम करने के लिए ये देखें, आपने 10 रैप्स कर लें, 20 रैप्स कर लें, ठीक है। बहुत इजी वर्कआउट है। इसी तरह बाइसाइकिल क्रंचेस होते हैं जो हम
बैठ के भी कर अच्छा, सकते हैं। नॉर्मली ये सब हम लेट कर या जी। इस तरह से एक्सरसाइज लेकिन कर रहे होते हैं। जी, वो रूटीन का एक हमारा पार्ट है। बिल्कुल। आप हर एक्सरसाइज हर तरह से कर सकते हैं, खड़े बिल्कुल, होकर, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, कोई इशू नहीं होता। वर्कआउट वही होता है। ठीक है। वेरिएशन आप डिफरेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर हेल्थ। और समटाइम आप कुछ ऐसी जगह नहीं होती आपके Yeah, पास, exactly. तो आप कहीं पे भी, ताकि आप ड्यूरिंग जॉब, जैसे हमारे आईटी के बच्चे हैं सारा दिन बैठे रहते हैं सिटिंग पोजीशन में, तो वो चेंज करने के लिए थोड़ा सा आप हेल्दी भी हो जाते हैं और एनर्जी भी आ जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो और अब हमें क्या बता जी, रही हैं? आपको मैंने ये कोर की बताई हैं डिफरेंट एक्सरसाइज, और उसके बाद ये भी कोर से है, आपका ठीक है। लेग का वर्कआउट है, ठीक है। और साइड्स। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने यहीं पे हाथ रख के 1 2 3, ये आपका बैक, चेस्ट, ठीक है। और आपके आर्म, ठीक है। शोल्डर को लेके चलेगा। सही इसी है। तरह रोलिंग आर्म कर लें, आर्म की एक्सरसाइज है। अच्छा, बैठे बहुत सारे बैठे लोगों पंच के कर सकते बाजू हैं। पे बहुत फैट होता है, जी। जो कि नॉर्मली उनकी बॉडी के फैट से थोड़ा ज्यादा होता है, ज़्यादा वो होता है। एबनॉर्मल सा लग रहा होता है, उनके लिए बताएं कुछ। उसके लिए ये होता है कि आपने बाइसेप और ट्राइसेप जो अच्छा। हमारी होती हैं ठीक है। पंचेस, ठीक है। आप उसकी रेपिटेशन कर सकती हैं, 10-10 के 3 सेट कर लें। और ड्यूल एक्सरसाइज, कंपाउंड एक्सरसाइज होती है हमारी, आप फिक्स करें और स्लाइड सा। इसके लिए कोई वेट रिक्वायर्ड है? आप बॉडी वेट से भी कर सकते हैं, Okay. नो इशू। आप ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। जैसे सपोज मेरे पास ये कुशन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इससे लेके भी, ये देखिए 1 2 Okay. 3, ये हमारे बाइसेप को लेके चल रहा है। और अगर इसी तरह मैंने ट्राइसेप की एक्सरसाइज करनी है, तो ये देखिए 1 ओके। 2 3 4, आप उसको इजी वे में लेके चल सकते हैं। इसी तरह कोर के लिए अगर मैं दोबारा करा के दिखाऊं तो 1 2, ठीक है। इसमें हमारी आर्म, चेस्ट, बैक इन्वॉल्व है, फुल बॉडी हम इस तरह लेके चलते हैं। कंपाउंड एक्सरसाइज जिसमें फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है। ठीक तो है। आप कोई भी आप इक्विपमेंट पकड़ लें, कोई भी चीज़ जो लेके, चीज़ available है आपके जी, पास। तो आप आराम से कर सकते हैं उससे। अच्छा नाजिया, ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जब जी। आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और आजकल मुझे लगता है हमें ब्रीदिंग की वैसी ही एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए विद यू नो लंग्स को स्ट्रॉन्ग, हाँ जी, तो हमें strengthen ब्रीदिंग करने की के कुछ लिए। एक्सरसाइज जी, ब्रीदिंग के लिए ये है कि आपने वैक्यूम क्रिएट करना होता है। पहले डीप इनहेल करके, तो पूरा वैक्यूम क्रिएट करके कोर को एंगेज करके, तो आपने नेजल के थ्रू, इससे हमारे कोर की वो सांस की जो प्रैक्टिस होती है ब्रीदिंग की, उससे स्ट्रेंथन होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है। और उस जो हमारा ये स्मोक है, उससे जो इशू हो ठीक है। रहा है वो भी रिजॉल्व हो Resolve हो जाता है। गले चलें। का जो आपका है वो थ्रोटन क्लियर होता है। ठीक इस हो तरह। गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच नाजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें बताया एक्सरसाइजेज। जी, ये चंद एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो ब्रीदिंग है या जी, आपकी जी। आम रूटीन की एक्सरसाइजेज हैं, आप उनको रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल कर सकते हैं, ताकि ये जो स्मॉग है, और इसमें कोशिश वही करें, बार बार जब हम स्मॉग के हवाले से जी, बात करते जी। हैं कि आप एहतियात करें, अपने मास्क का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि और घर से ना निकलें। जी। इंडोर एक्टिविटी करें, आउटडोर Yeah. से अवॉइड करें। इंडोर आपकी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आपको, वैसे तो हुकूमत पंजाब ने कहा है कि आप पार्क्स में बच्चों को या फैमिलीज ना जाएं, अवॉइड करें, इस पे पाबंदी है। और बाकी जो इकदाम हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, आप अपने तौर पे कोशिश करके देख लें। प्रोग्राम का वक्त जी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।